और एकदम से भाग के शीशे की तरफ आए तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा। तो ये साइड ऑफ लंदन थोड़ी अभी तक छुपी हुई थी हमसे, अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। ऐसा लगा कि लंदन क्रॉस करके हम तो कहीं चाइना में पहुंच गए। तो अभी हम जाएंगे थेम्स रिवर के ऊपर से। ऐसा भी हो सकता है कि आलिया भट्ट ने कभी रसमलाई अच्छी खाई ना हो, तो ऊपर से लंदन कुछ ऐसा दिखता है एकदम चमचमाता हुआ रात के अंदर। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि चांद का टुकड़ा भी लाके रखा हुआ है अपोलो मिशन से। आप ये मेरे ऊपर देख रहे हो ना, ये ब्लू व्हेल का स्केलेटन है। ये पढ़ के पता लगा कि ये एरिया इस टनल का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डैमेज कर दिया गया था। ये सस्ता ऑल्टरनेटिव ऑफ लंदन आई है ये आपके लिए। जो मैंने शुरू में बोला था कि आपको एक ब्रिटिश घर के अंदर लेके जाऊंगा। घर में अंदर जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। 2017 की बात है, मैं और गगन गुजरात के गिर में घूम रहे थे। तो हमारा ना मन था लंदन को ऊपर से देखने का। तो आपको कल वाली वीडियो में हमने बताया था कि आप द शार्ड जा सकते हैं, जो लंदन की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, वहाँ से आप वो व्यू देख सकते हैं। तो हमने सोचा कि उसको छोड़ देते हैं। लंदन में ना एक और चीज़ काफ़ी फेमस है, जो कि है केबल कार का व्यू, जो चलती है आपकी ग्रीनविच, एक उसका स्टेशन पॉइंट है और दूसरा स्टेशन पॉइंट है रॉयल डॉक्स। तो ये दो स्टेशन पॉइंट है जिसमें आप जो है केबल कार का जो है 50 किलोमीटर का लंदन का अनइंटरप्टेड व्यू आप देख सकते हो। इसकी जो कॉस्ट है वो है 7 पाउंड पर पर्सन अगर आप वन वे जा रहे हो। तो अगर आप 2 वे जा रहे हो तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 12.5 पाउंड पड़ती है। तो हमने 1 वे की ली है क्योंकि ये स्टेशन है रॉयल डॉक और हमें जाना है ग्रीनविच। और क्योंकि ग्रीनविच में ना मेरे को एक पार्क भी जाना था, जो कि ग्रीनविच पार्क है, जो कि काफ़ी फेमस है। उसके अंदर एक और चीज़ है, मैं आपको वहाँ जाकर बताऊंगी। बट अभी वाला जो एक्सपीरियंस ये था, क्योंकि मुझे लंदन को काफ़ी ऊंचे से देखना था, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना केबल कार में चला जाए। सिर्फ 7 पाउंड ही तो है और 7 पाउंड से अभी शाम के टाइम पे हम लोग जो है लंदन का बहुत ही अच्छा एक पैनोरामिक व्यू देखेंगे, बिल्कुल 360 डिग्री व्यू देखेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू चलते हैं अंदर और आपको लंदन का टॉप वाला व्यू दिखाती है। अभी हम जाएंगे थेम्स रिवर के ऊपर से, क्योंकि ये डॉक एरिया है। तो पूरा जो थेम्स का जो ऊपर वाला जो व्यू है ना भाई साहब, वो अभी देखेंगे। और ऊपर वाला व्यू देखेंगे, उतरते ही मैं आपको थेम्स रिवर के नीचे वाला व्यू भी दिखाऊंगी, क्योंकि एक ग्रीनविच में एक टनल है जो कि थेम्स रिवर को नीचे से कनेक्ट करती है। ऊपर वाला व्यू प्लस नीचे वाला व्यू। तो भाई अभी हम थेम्स रिवर के ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं। मतलब एक पेनोरामिक व्यू जो देखना था ना, जो लंदन आई से शायद आपको दिखता जब आप बहुत हाइट पे होते, हम ऑलमोस्ट टॉप पॉइंट पे आ चुके हैं। इसके बाद अब डिसेंड होना शुरू होगा। तो ऊपर से लंदन कुछ ऐसा दिखता है एकदम चमचमाता हुआ रात के अंदर। तो अगर आपको रात वाला व्यू देखना है जब सारी लाइट्स ऑन होती हैं, तो आप शाम वाली केबल कार लेना। अगर आपको दिन का व्यू देखना है एकदम चमकती हुई दोपहरी में, तो दिन वाली केबल कार करना। पर ये एक्सपीरियंस वर्थ है, मजा आ गया ऊपर आके। हालांकि 7 पाउंड इंडियन रुपीस में बहुत ज्यादा लग रहे हैं, पर यहाँ के हिसाब से इतने ज्यादा नहीं है। लंदन आई की जो कॉस्ट है वो इससे बहुत ज्यादा है। तो आपको थेम्स भी दिख रही है, आपको आसपास के सारे नजारे भी दिख रहे हैं, आपको लाइट में जगमगाता हुआ लंदन भी दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया, ये सस्ता ऑल्टरनेटिव ऑफ लंदन आई है ये आपके लिए। तो इसीलिए कहते हैं वेजी वॉन्टर के साथ जुड़े रहो, लंदन भी सस्ते में जुगाड़ू तरीके से आपको घुमाई देंगे। तो रॉयल डॉक पे जो हमने केबल कार का मजेदार आनंद लिया ना भाई, लंदन को ऊपर से देखा, जगमगाता हुआ लंदन देखा। उसके बाद हम एक आइकॉनिक चीज देखने के लिए आए थे, ग्रीनविच पार्क। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ग्रीनविच लाइन वो देखने हम ग्रीनविच पार्क आए थे। तो वो ग्रीनविच पार्क का नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि उस पार्क के अंदर पेंट से किसी लाइन खींच रखी है। तो पार्क तो हो गया बंद। गूगल पर टाइम लिखा हुआ था कि 9 बजे तक खुला होता है, हम यहाँ 8:30 पहुंचे तो पार्क बंद था, क्योंकि पार्क 7 बजे ही बंद हो गया था और सर्दियों में तो वो 6 बजे ही बंद हो जाता है। लेकिन फिर हमारी नज़र पड़ी इस लेज़र पे। फिर हमने एक दूसरे से क्वेश्चन पूछा, ये लेज़र क्यों है आसमान में, क्यों शो चल रहा है? फिर हम दोनों का दिमाग चला। तो जो आप मेरे ऊपर देख रहे हो ना भाई, ये लेज़र, ये लाइन इस अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में कट कर देती है। तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया ना ये देख के, तो मुझे लगा कि भाई ये आपको तो दिखानी ही चाहिए, क्योंकि लाइन तो ज़मीन पे पेंट तो नहीं दिखा पा रहे, पर आसमान में जगमगाती हुई लेज़र तो दिखाई सकते हैं ना। तो अगर आपके पास समय हो,
तो भाई पहुंच जाना ग्रीनविच पार्क टाइम से पहले, मज़ा ही आ जाएगा। अगर लेट हो गए तो हमारी तरह ये लेज़र देख के चले जाना। तो आपको एक और चीज़ बतानी थी जो आपने हमेशा नोटिस की होगी, जब भी आप इंडिया का टाइम लिखते हो तो आप लिखते हो GMT 5.30, मतलब 5.5 घंटे हम GMT से प्लस में है। और जब आप ब्रिटिश का टाइम देखते हो, यूके का टाइम देखते हो, तो आप हमेशा लिखते हो GMT 0। इसीलिए GMT 0 है क्योंकि भाई ये हेमिस्फीयर के बिल्कुल बीचों बीच है। अगर आप इस तरफ चलते चले जाओगे तो आप पॉजिटिव होते जाओगे, इधर आते जाओगे तो नेगेटिव होते जाओगे। तो आज मैंने आपका ज्योग्राफी का एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो प्राइम मेरिडियन को अच्छे से निहारने के बाद फिर पदकते पदकते हम लोग पहुंच गए उस पॉइंट पर जहां से हम थेम्स को अंडरग्राउंड क्रॉस करेंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको ऊपर से थेम्स रिवर दिखाई, अब हम आपको नीचे से टनल दिखाएंगे जो कि ये साउथ और नॉर्थ को जो है ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो टनल है इसके 2 पॉइंटर ऑफ कोर्स, एक पॉइंटर है ग्रीनविच और एक दूसरा है आइल करके है, वो आपको उधर लेकर जाएगा। तो अगर आपको भी थेम्स रिवर जो है क्रॉस करनी है तो एक ग्रीनविच टनल पॉइंट आप अपने गूगल मैप में डाल देना। जो ग्रीनविच पार्क था वहाँ से 17-18 मिनट की वॉकिंग करके हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो हम चलते हैं टनल की ओर और थेम्स रिवर को नीचे से क्रॉस करते हैं। मुझे पता है कि बहुत नॉर्मल सा होगा सुनने के लिए, शायद यहाँ के बंदों के लिए कि टनल ही तो क्रॉस करनी है, बट आई थिंक मेरे लिए नॉर्मल नहीं है। ऊपर रिवर है और मैं नीचे से निकल रही हूँ। वायर इंजीनियरिंग मार्वल, वाओ। आ जाओ चलो। अब क्योंकि टनल नदी के नीचे बनी है तो आपको अच्छा खासा नीचे उतरना होगा। अगर आप सीढ़ियों से कंफर्टेबल है तो आराम से हमारी तरफ पदकते हुए जाएं, नहीं तो आपके लिए लिफ्ट का भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो यही है वो टनल जो क्रॉस कर रहे हैं हम रिवर थेम्स को। थेम्स नदी जो है वो ऊपर है और हम अभी नीचे आ गए हैं। वाह यार, कभी सोचा था? मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं थेम्स रिवर के नीचे से क्रॉस कर लूंगी। मम्मी ढलान है, आजो आजो। भाई टनल को क्रॉस करके हम लोग आ गए हैं नॉर्थ साइड में। साउथ से शुरू किया था, थेम्स नदी को नीचे से पूरा क्रॉस कर दिया। क्या जबरदस्त लंबी सी टनल बना रखी है। पहले ऐसे डिप आती है, फिर ऐसे ऊपर की तरफ आती है और एंड में आते आते ना एक एरिया ऐसा था जो टनल का लोहे से पूरा रिपेयर कर रखा था। हमें लगा पहले ये क्या रिपेयर कर रखा है, फिर जब ध्यान से देखा तो बोर्ड लगा रखा था वहाँ पे कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ बॉम्ब गिरा था और इस बॉम्ब ने उस टनल को वहाँ से तोड़ दिया था, तो उतने एरिया को रिपेयर कर दिया यहाँ पे। और जैसे ही आप टनल के इस तरफ निकल के आते हो, आप लिफ्ट पढ़ के वापस ऊपर आ सकते हो। तो ये बढ़िया से यहाँ पार्क है, ये हमारी मोटी है और ये पार्क का नाम है आइलैंड गार्डन्स। आइलैंड गार्डन्स। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमें यहाँ से हमारा होटल नज़दीक पड़ेगा या हमें वापस से चल के उधर जाना पड़ेगा। लंदन में यार चलना बहुत पड़ता है यार, मजा आ रहा है। जब यहाँ से अपने होटल के लिए हमने पैदल चलना शुरू किया तो रास्ते में हमने वो लंदन देखा जो लंदन हम टीवी में देखते हैं। लाइटों से जगमगाता हुआ लंदन, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से सजा हुआ लंदन और साफ सुथरा मजेदार लंदन। और यहाँ पर घूमते फिरते फिर हम लोग पहुंच गए स्टेशन पर और वहां से अंडरग्राउंड टनल पकड़कर, यानी जिसे ये लोग ट्यूब बोलते हैं, हम पहुंच गए अपने होटल। और फिर हमने जिम्मा उठाया अगले दिन फिर से आपको अनसीन लंदन दिखाने का। तो जब आप लंदन सेंट्रल में रहेंगे ना, तो लंदन सेंट्रल में ना आपको कहीं पर भी अगर जाना है तो ईजिली कनेक्टिविटी है ट्रेन्स की या फिर मेट्रो की या ट्यूब की, आराम से आपको सारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। मगर गूगल मैप में ना ध्यान से देख लेना कि कौन सी लाइन जाती है। यहाँ पर ना ग्रीन लाइन है, सर्कल लाइन है, येलो लाइन है, DLR है, ट्यूब है, जुबली लाइन है, मल्टीपल लाइंस है। मगर सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो है ना वो है गूगल मैप। गूगल मैप में अपना प्रेजेंट लोकेशन और जो डेस्टिनेशन लोकेशन है वो वाली डालना और आपको अपने आप वो बता देगा कि बेस्ट रूट जो है क्या है। अब जैसे ये आ रही है डिस्ट्रिक्ट लाइन, तो ये है डिस्ट्रिक्ट लाइन। अब सेम कलर में, और इसको अंडरग्राउंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका लोगो देखोगे आपको दिख जाएगा अंडरग्राउंड, जो लंदन की काफ़ी फेमस ट्यूब है। और आज ही मुझे एक ब्रिटिशर से पता चला, एक मेरे फ्रेंड से पता चला कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे इंडिया को बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा था, तो उस टाइम पर लंदन में बिल्ड हो रही थी ट्यूब स्टेशन। तो वो ट्यूब की जो पूरी लाइन है ना वो हमारे पैसों से ही बिल्ड हुई है। फिर एक हमारी भी रिसर्च कहती थी कि जो टावर ब्रिज बना है, जितने भी यहाँ पर वो ज्यूल्स ऑफ टावर ऑफ लंदन बना, जितनी भी सारी चीज़ें उसी टाइम पे बन रही थी, 80s के टाइम पे बन रही थी, जब जिस टाइम पे हमें बहुत बुरी तरीके से लूटा जा रहा था। और सिर्फ इंडिया को ही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लूटा जा रहा था, मल्टीपल और भी कंट्रीज थी जिनको लूटा जा रहा था। तो और एक तो पते की बात वही है जो हमने उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि कोहिनूर हमारा है, बट वहाँ पर उसको देखने के भी पैसे हैं।
तो हमारी ये लाइन है, हाँ रिचमॉन्ड, तो हमारी ये वाली लाइन है ना, ये अभी ये डिस्ट्रिक्ट लाइन है और ये रिचमॉन्ड को जाती है। तो हम जा रहे हैं एक म्यूजियम देखने जिसका नाम है नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। आ जाओ अंदर आओ और मैं आपको बताती हूँ उसकी थोड़ी सी क्योंकि हर चीज नेशनल होती है तो हमारी मोड़ी की जुबान पर नेशनल वर्ड टिक गया है। वैसे इस म्यूजियम का नाम है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। मुआफी चाहेंगे गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए। हाँ जी, तो मैं आपको वहाँ पर बता रही थी ना, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की। तो पूरे लंदन में ना बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जहाँ पर आप फ्री में जा सकते हो। जैसे अगर आपको आर्ट गैलरी पसंद है तो आप टेट मॉडर्न जा सकते हो, अरुण गया भी था वहाँ पर। दूसरा, अगर आपको म्यूजियम हिस्ट्री से प्यार है तो आप ब्रिटिश म्यूजियम जा सकते हो। और अगर आपको और म्यूजियम हिस्ट्री से प्यार है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। बट अगर आपको और पुरानी हिस्ट्री ज़्यादा देखनी है ना तो ब्रिटिश म्यूजियम इज़ द बेस्ट प्लेस। मगर मेरे को लोकल ने बोला था कि ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो मत जाना, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है। और हम वैसे म्यूजियम तो ज़्यादा नहीं, तो शायद हम बोर हो जाते, इसलिए मैंने प्लान चेंज कर दिया और हम आ गए नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम आ गए। ये वाला जो म्यूजियम है ना, ये फ्री एंट्री है। ब्रिटिश म्यूजियम की भी फ्री एंट्री है, बट आपको पहले से टिकट लेनी पड़ेगी। टाइम स्लॉट होता है, आपको इनकी वेबसाइट पे जाकर टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप टिकट नहीं लोगे तो आप यहाँ पर नहीं आ सकते। जैसे हमारे से गलती होगी, एक ना स्काई गार्डन करके बहुत फेमस है यहाँ पर, बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल टॉपेस्ट फ्लोर पे या ऊपर से 2-3 फ्लोर नीचे की तरफ वो स्काई गार्डन बना हुआ है। वहाँ से लंदन का ना बड़ा अच्छा सा व्यू दिखता है। वो उसके लिए भी फ्री एंट्री है, बट उसके आपको पहले से एडवांस टिकट बुक करनी थी, तो मैंने करी नहीं और वो अब मिल ही नहीं रही है। वो मिल रही है कहीं जाकर 18-19 अप्रैल की जाकर मिल गई, तब तक तो हम इंडिया ही पहुँच जाएंगे। तो ये तो था इस म्यूज़ियम के बारे में। बाकी अंदर क्या है, रिकॉर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगी। हमारा 2:45 बजे का टाइम है और 2:40 हो गया, बट भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। तो प्लेटा मैंगर करके ना यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है। कॉफ़ी शॉप क्या, वहाँ पर बहुत कुछ खाना वाना ऐसे मिल जाता है। आप हैंडी लंच वगैरह और ब्रेकफास्ट वगैरह आप वहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ से एक कॉफ़ी ग्रैब कर ली थी हमने और एक ये फलाफल बोल ये ले लिया था हमने। इसकी कॉस्ट थी शायद कुछ 7 या 8 पाउंड्स के करीब थी। और भाई कॉफ़ी इतनी बुरी कॉफ़ी थी ना, फ़िल्टर कॉफ़ी थी, और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई और मेरे कपड़ों पे और गिरी जा रही और अभी पता नहीं कॉफ़ी के निशान जाएंगे भी कैसे। चलो जो भी है, अभी हमें खाते हैं फलाफल बोल, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। तो लंदन के बीचों बीच ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप फ्री में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। बाहर से देखने में ये बिल्डिंग इतनी इम्प्रेसिव है, लेकिन जब आप एक कदम इसके अंदर घुसेंगे, पहले 2 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई आम म्यूजियम नहीं है, ये एक खास म्यूजियम है। तो भाई हम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर आ गए हैं और ये बिल्डिंग ही ना देख के अपने आप में ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ये म्यूजियम है, ऐसा लगता है कैथेड्रल है। इतना मेजेस्टिक है ना, इतना सुंदर है। बाहर से जब देख रहे थे ना, इतना ग्रैंड मजा आया। और ग्रैंडनेस से मैं दिखाता हूँ, ये जो आप ये मेरे ऊपर देख रहे हो ना, ये ब्लू व्हेल का स्केलेटन है। ये लगभग 20 मीटर से भी ज़्यादा लंबा है और 4.5 टन का है। पहले यहाँ पर 100 साल तक एक डायनासोर था जो आपका घुसते ही वेलकम करता था, पर अभी हमारी मरी हुई ब्लू व्हेल है जो आप सबका यहाँ पर वेलकम करती है। इसको नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ना पूरी हिस्ट्री है कि कैसे एवोल्यूशन हुआ 250 मिलियन साल से लेकर के आज तक का जो आपका एवोल्यूशन है, कैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए, कैसे ह्यूमन स्पीशीज आई। और ऐसे ही बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार कभी ईजाद हुई थी, जिनके बेसिस पे पूरी स्पीशीज़ का नाम रखा गया। और गगन आई है मुझे भाग के ले जाने के लिए, शायद कुछ तो उसको मिल गया है। तो यहाँ पर आपको वो सब देखने को मिलेगा जो स्कूल में आपको बोरिंग लगता था, पर आपको एक्साइटिंग लगेगा। कैसे 250 मिलियन साल पहले पूरी की पूरी अर्थ वाइप ऑफ हो गई थी और फिर पूरा एवोल्यूशन हुआ, डायनासोर्स चले गए, ह्यूमंस आए, ह्यूमंस ने टेक ओवर कर लिया। यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि चांद का टुकड़ा भी लाके रखा हुआ है अपोलो मिशन से। तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। चलो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। जैसे ही आप म्यूजियम के अंदर घुसते हैं, पहला सेक्शन है डायनासोर्स। जैसे ही आप उस सेक्शन में जाएंगे, और अगर आप जुरासिक पार्क लवर हैं, ट्रस्ट मी, आपको लगेगा कि आप जुरासिक पार्क के अंदर चल रहे हैं। देखो भाई, ये गाय द गोरिल्ला है, ये ओरिजिनल है, मतलब ये मर गया है तो उसके अंदर रुई स्टफ करके इसको यहाँ पे बिठा दिया गया है लाके। क्या नाम है? एक लेजेंड है गाय द गोरिल्ला। गाय। हेलो गाइस, ये है गाय द गोरिल्ला। ये लिखा देख, गाय द गोरिल्ला। रियली लग रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे भी आंखें मटका के हू कर देगा आके, उठ जाए और फट जाए।
और एकदम से भाग के शीशे की तरफ आए तो क्या होगा? हाहाकार मचेगा, हाहाकार मचेगा। डायनासोर्स के बाद हम अगले सेक्शन में पहुंचे और वो कुछ ऐसा था जो आपने शायद ही कभी देखा हो। जनरली जो मीटियोराइट होते हैं ना, उन्हीं को शायद टूटता तारा बोलते हैं, क्योंकि हम जब देखते हैं तो ऐसे वो गिर रहे होते, इधर उधर उड़ रहे होते, बट मैंने कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं उसको देख रही हूँ। ये रहा यूके का सर्वाइविंग मीटियोराइट है, जो कि यॉर्कशायर में गिरा था। यॉर्कशायर नॉर्दर्न यूके में पड़ता है, और ये 4.6 बिलियन साल पुराना है भाई साहब। कितना बड़ा लग रहा है ना, मतलब जहाँ पर भी गिरा होगा इतनी स्पीड से गिरा होगा, इसने कुछ तो इसने तूफानी करा होगा, पक्की बात है, पक्की बात है, कुछ तो इसने तूफानी करा होगा। ये चार्ल्स डार्विन के कबूतर हैं। उसने अपने बैकयार्ड में ना क्रॉस ब्रीड करा के अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को ऐसे प्रूव किया था कि अगर आप क्रॉस ब्रीड करते हैं तो वो इवॉल्व होते चले जाते हैं। तो ये प्रूव करना चाहता था कि अलग अलग एक ही ब्रीड अलग अलग कैसे दिख सकती है। तो ये उसके एक्चुअल लैब से लाए गए कबूतर हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं। अब समझ आया कि इसका नाम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम क्यों है, क्योंकि जो भी नेचुरल चीजें हैं उनके हिस्टोरिक एविडेंसेस, उनकी पूरी एवोल्यूशन की थ्योरी, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलता है। प्रेशियस मेटल से लेकर के टूटा हुआ चांद का टुकड़ा। तो जो मैं आपको मून का सैंपल बता रहा था वो ये है मून का सैंपल। ये मीटियोराइट है जो गिरा था, और फिर नासा के साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि ये अपोलो मिशन के दौरान जो उनको केमिकल कॉम्पोजिशन मिली थी उससे बिल्कुल मैच करता है। तो भाई ये देख लो, ये चांद का टुकड़ा आपके सामने है भाई साहब। तो अभी जो आप मेरे आसपास देख रहे हैं ये प्रेशियस मेटल का सेक्शन है। यहाँ पर अर्थ से निकली हुई रेयर मटेरियल, रेयर मिनरल्स, उनके स्पेसिमेंस यहाँ पे रखे हुए हैं भाई। टू गुड। गोल्ड को नेचुरल क्रिस्टल फॉर्म में लाके रखा हुआ है, चांद का टुकड़ा लाके रखा हुआ है। मीटियोराइट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं प्रॉपर कि मीटियोराइट कैसे आता है। ब्लू कलर का इतना बड़ा जेम यहाँ पे रखा हुआ है। तो भाई साहब बहुत ही सही जगह है। यहाँ पर आपको सिर्फ मैमल्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स ये नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको मिनरल्स, प्रेशियस मेटल, पूरा एवोल्यूशन की कैसे कैसे फॉसिल फ्यूल बना, सब कुछ दिखेगा। मतलब आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये बहुत ही सही जगह है यार। मैं इस बहुत ही सही जगह को एंजॉय कर ही रहा था कि हमारी मैडम ने अचानक से प्लान ही बदल डाला। तो हमने सोचा क्यों आपको सारे कट पॉइंट्स दिखाएं, कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी तो दिखाएं, क्योंकि मुझे खुद को इनोवेटिव चीज़ देखनी थी। तो जैसे हमारा ये अभी जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम से, मुझे पता है मैंने अरुण को कैसे ज़बरदस्ती बाहर निकाला है, क्योंकि आपको पता है मुझे तो म्यूजियम बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मैं तो वहाँ पर जाके यॉर्निंग ही कर रही थी, बट अरुण को पता नहीं क्यों आज मज़ा आ रहा था। वैसे उसको भी नहीं मज़ा आता म्यूजियम में। चलो खैर ठीक है, एज के साथ साथ ना बंदा बूढ़ा हो ही जाता है। हाँ, तो इसके बिल्कुल पास में ना एक और यूनिक सी जगह है। मतलब वो ऐसे कोई जगह नहीं है, वो रेजिडेंशियल एरिया है। वो है थिनेस्ट हाउस ऑफ लंदन। ये वाला घर देख रहे हो कोने वाला, तो यहाँ पर ना ये ऐसे जब ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो रही होगी तो ऐसे ट्रायंगल से ऐसे कोई एक स्पेस सी बच गई। तो यहाँ पर भी ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश पीपल ने इसको छोड़ा नहीं, उसको घर बना दिया। अगर इसकी चौड़ाई देखूंगी ना मैं, तो ये सिर्फ 6 फीट चौड़ा है। यहाँ से ऐसे देखने में लगता है कि पतला है, मगर पीछे की साइड में ना ऐसे ये चौड़ा होता जाता है, ऐसे एरो की तरह ऐसे बढ़ता जाता। ये देखो, ये देख रहे हो आप। तो ये यहाँ का, मतलब लंदन का, अगर आप बोलोगे थिनेस्ट घर कौन सा है, तो जी वो ये वाला है। अभी थोड़े टाइम पहले ना, अभी इंडिया में भी एक थिनेस्ट घर बड़ा ही फेमस हो रहा था। इंस्टाग्राम पे रील बन रही थी। उस टाइम पे मेरे दिमाग में कि यार हर जगह कोई ना कोई तो होगा। मैंने ऐसे गूगल करा, गूगल करते मुझे ये वाला घर मिल गया। तो हमने सोचा जब भी लंदन जाएंगे यहाँ ज़रूर जाएंगे, और लकीली बहुत जल्दी हमारा प्लान बन चुका है। तो अगर आपको भी सिर्फ देखना हो तो आप देखना, क्योंकि अंदर रेसिडेंशियल एरिया, कोई लोग रहते हैं, पूछ के जा भी सकते हो, क्या ही होगा, मना ही तो करेंगे, बट आपका मन हो तो अंदर चले जाना। हम तो नहीं जा रहे, बट देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा मुझे। यार मोटे, तुमने एक चीज नोटिस करी इस गली में, ये जो थिन हाउस के आगे सबसे महंगी गली है। सस्ती, सबसे महंगी गली है, सबसे सस्ती गली है। सस्ती है भाई, बिल्कुल। अच्छा वैसे सस्ती है। उधर पोर्शे, रेंज रोवर, पोर्शे, BMW, ये वाली BMW है, मर्स, BMW। तो इन सस्ती सस्ती गाड़ियों को इग्नोर करते हुए और लंदन को अच्छी तरह अपनी आंखों में उतारते हुए हम लोग सफर में आगे बढ़ चले, क्योंकि आपको अब कुछ और हिडन जेम्स दिखाने बाकी थे। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के सामने से भी निकल के जा रहे थे ना, मेरे दिल में होल पड़ रहे थे। मैं वहां पे भी 1 घंटा और बिता सकता था। ये कह रही नहीं, आधा दिन। हाँ, मतलब यार वाकई में इतना इंटरेस्टिंग था। और ये बताइए कह रही, पहले थिन हाउस देखेंगे, फिर कौन से गार्डन जाएंगे, हाइड पार्क। मतलब पार्क गार्डन दिखा रही है। अभी चल रहा है, क्या चल रहा है जापान में, क्या चलता है, चेरी ब्लॉसम। अभी चल रहा है यूके में, लंदन में चेरी ब्लॉसम। हाँ, ये तो म्यूजियम देख तो लिया, नहीं पर ये सच्ची में बताऊं ना, कुत्ते बिल्ली थे अंदर,
तेरे को लग रहा था कुत्ते बिल्ली है भाई, पर मैं सही साइंस बताऊं म्यूजियम भी है, फ्री है ये भी, जाना। अभी नहीं, बाद में, अब तो तू पहले हाइड पार्क जाएगी ना। पर मैं सच्ची बताऊं, अगर आपको म्यूजियम में इंटरेस्ट नहीं भी है, पर जो ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है ना मैं नहीं भूल जाना भाई, ये टू गुड है यार, इट्स टू गुड, ये जरूर जाना। अब मैडम मान नहीं रही है तो पहले हाइड पार्क चलते हैं, फिर देखते नहीं हैं। आएंगे इधर, फिर हम आगे निकल जाएंगे। चलो पहले हाइड पार्क तो चले। फिर हम जाएंगे यार मैं नॉटिंग देखता हूँ कि हिल। जो इसने मेरे को ट्रेड ऑफ करवाया है ना साइंस म्यूजियम के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को हाइड पार्क से, हम, हाँ। मैं देखता हूँ ट्रेड ऑफ में कौन जीतता है। अगर वो जरा से भी खराब निकला, अरे यार वो लंदन का सबसे बड़ा पार्क है, वो क्या है? बड़ा सबसे बड़ा पार्क और सुंदर पार्क है। प्लस ये कौन से होते हैं, रॉयल गार्डन, वन ऑफ द रॉयल गार्डन है वो। चल फिर तो लड़की ने, मेरे को सारे मेरे लोकल फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया कि हाइड पार्क जरूर जाना। चल भाई, वो लड़की इतनी ग्रेविटी डाल रही है तो चल के देख ही लेते हैं। अब मैं भी तो पहली बार ही जा रही हूँ, मुझे क्या पता, मैं भी तो मासूम हूँ। चलो देखते हैं। वैसे हम दोनों को ना पैदल चलने में बड़ा मजा आता है। हमें लगता है कि असली ट्रैवल का मजा पैदल चलने में ही है, तभी आप उस जगह की असली वाइब्स को परख पाते हैं। तो जब आप चलेंगे उस वाले एरिया में, तो चलते चलते आप लोग पहुंच जाएंगे केंसिंगटन पैलेस की जगह में। तो हम लोग हैं अभी केंसिंगटन पैलेस के गार्डन में पहुंच चुके हैं। इसी का ही एक पार्ट है वो हाइड पार्क जो मैं कह रही थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और केंसिंगटन का अपना पैलेस भी है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगी। उससे पहले मैं बता देती हूँ, ये जो है ना सर, ये है प्रिंस एल्बर्ट। ये इनकी मतलब डेथ के बाद इनकी एज अ मेमोरियल बनाया गया था, और ये है उन्हीं के नाम पे रॉयल एल्बर्ट हॉल। ये हमने एल्बर्ट हॉल देखा था, मेरे को ऐसे जितना ध्यान है हमने जयपुर में तो देखा था, आई थिंक राम निवास करके कोई जगह थी, वहाँ पर हमने जयपुर में इनका एक हॉल देखा था। तब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं लंदन में जहाँ पर इनकी मतलब ओरिजिनेशन है मैं वहीं पर ही आकर देख लूँ, क्योंकि ये जो है ये ग्रेट ब्रिटेन के प्रिंस हुआ करते थे। बट आई थिंक इनकी 1861 या समथिंग में इनकी शायद टाइफाइड से इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके अब याद में ये सारी चीज़ें इनकी बनाई गई हैं। बट क्या ही सुंदर लग रहा है यार, क्योंकि ना दूर से ही दिख रहा था कि कुछ तो गोल्डन गोल्डन सा चमक रहा है, बट ये गोल्डन है नहीं, ये जो है ना ये ब्रॉन्ज स्टैचू है। और एक एक कलाकारी, मतलब एक एक जैसे शेपिंग कार्विंग जो दे रखी है ना, बहुत ही जबरदस्त है यार, गजब। तो एल्बर्ट भैया का स्टैचू देखने के बाद जैसे ही हम हाइड पार्क के अंदर और घुसे, हमें नजर आने लगे चेरी ब्लॉसम, और देख के मन खुश हो गया। तो भाई हाइड पार्क के इस चेरी ब्लॉसम की बात हमारी सिल्वी कर रही थी, तो ये मेरे पीछे देखो आप, पेड़ क्या ही मस्त पिंक पिंक ब्लूम कर रहा है, मजेदार है यार। ये चीज लंदन में दिख रही है ना, दिल खुश हो गया। तो मतलब हमारे जापान वाला एक्सपीरियंस भी थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ एक्सपीरियंस कर लिया है। भाई ऑनेस्टली अगर आपको लंदन को फील करना है ना, तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं, यहाँ के पार्क्स में बैठना जरूरी है। और हाइड पार्क, ओहो, दैट्स द हार्ट ऑफ इट। भाई ये पार्क के अंदर की छोटी सी पॉन्ड है, और कितना क्लीन पानी, और इसके अंदर ये बतख हंस ये सब बिठा रखे, और ये देखो टैग। हाँ, और हर एक के ऊपर ना से टैगिंग कर रखी है, ताकि कोई इनको उठा के ना ले जाए, चुरा के ना ले जाए। और पानी की क्लैरिटी है, देखो पानी के अंदर ये पत्थर सा पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर लिखा है कीप डॉग्स ऑन अ लीश इन दिस एरिया, और कितना क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये है ब्यूटी लंदन की, कि भाई एकदम क्लीनलीनेस बना के रखी हुई है। कुछ गंदे एरिया भले ही हों, पर पब्लिक पार्क जो एक रॉयल गार्डन है, उसको प्रॉपर रॉयल लुक दे रखी है भाई। लंदन के रॉयल पार्क को देखने के बाद अब बारी है एक और रॉयल जगह जाने की, और उस जगह का नाम है नॉटिंग हिल। वहां जाकर आप जब कलरफुल घर देखेंगे ना, तो मन खुश हो जाएगा। तो अभी हम हाइड पार्क से निकल के नॉटिंग हिल्स जा रहे हैं, एक और बहुत ही प्यारी जगह है। एक बड़ी बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो ये है ना पीछे, ये बस स्टैंड है यूके का। जैसे फॉर एग्जांपल एक लंदन में छोटा सा बस स्टैंड है। अब आपको यहाँ से, इस बस स्टैंड का नाम है ऑर्मे स्क्वायर, अब आपको ऑर्मे स्क्वायर से नॉटिंग हिल जाना है। अब एज ए ट्रैवलर आपको नहीं पता ना कि आपको इधर जाना है या आपको इधर जाना है, तो इन्होंने सिंप्लीफिकेशन क्या की है, इस वाले बस स्टैंड को नंबरिंग दी है T, और ऑपोजिट साइड वाले को दी है नंबरिंग A। अगर आप गूगल में डालोगे तो गूगल आपको प्रॉपर बताएगा आपको अगर जाना है तो A साइड से जाना है या T साइड से जाना है। तो आप गलती से भी गलत बस में ना बैठ जाओ, उसका भी इतना बढ़िया ध्यान रखा है। कितने छोटी सी चीज़ से इन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, जहाँ पर हमारे इंडिया में लोग कई बार गलत डायरेक्शन में चढ़ जाते हैं, पूछते फिरते हैं कि मैं उधर से पकड़ूँ या इधर से पकड़ूँ। क्या छोटे छोटे सोल्यूशन है यार, जो हमें अडाप्ट करने चाहिए इनसे। और जैसे हमारे यहाँ ये पोस्ट ऑफिस है, पूरे बंद हो गए, मतलब इतने चलते ही नहीं है, कोई यूज़ ही नहीं करता, बहुत कम करता है। और यहाँ देखो प्रॉपर चल रहा है ये। नेक्स्ट कलेक्शन कब होगी, सैटरडे को होगी। टाइमिंग दिखा रखी है कि नेक्स्ट कलेक्शन टाइम मंडे टू फ्राइडे 9 बजे, सैटरडे को 7 बजे।
तो प्रॉपर हर चीज़ एकदम सिस्टम से चल रही है, बहुत ही सही है। टू अवॉइड डिले प्लीज़ पोस्ट इन द प्रॉपर बॉक्सेस। क्या बात है, ये भी इनके यहाँ पर चल रहे हैं पोस्ट ऑफिस के बॉक्सेस ना, पोस्ट बॉक्सेस। हमारे यहाँ तो पोस्ट ऑफिस पैसे के लिए यूज़ होता है, पोस्ट के लिए तो बहुत ही कम हो गया है। तो हाइड पार्क के बाद हम लोग आ गए वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया ऑफ लंदन, जिसको बोलते हैं नॉटिंग हिल्स। और ये नॉटिंग हिल्स जो है, इट इज़ फेमस फॉर, ये आप देख रहे हो कलरफुल हाउसेस, ये रेजिडेंशियल एरिया है। इट इज़ फेमस फॉर देयर एक्सपेंसिव कार्स, जो आपको रोड पे ऐसी दिख जाएगी, जैसे अभी हम वहाँ पर भी देख रहे थे। देखो यहाँ पर खड़ी है मिनी कूपर, कोई टेस्ला खड़ी थी ना, अभी वो भग गई, अभी यहाँ पर टेस्ला खड़ी थी वो भग गई। और ये फेमस है अपने कैफ़ेज़ वगैरह के लिए, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव से कैफ़ेज़ हैं, स्ट्रीट्स हैं, एलीज़ हैं, कि मतलब ऐसा है कि आप यहाँ पर आ गए तो बस चलते जाओ, सुंदर सुंदर से घर हैं, बस उसको देखते जाओ, निहारते जाओ। लोगों को, जो मतलब लोग इन द सेंस जो यहाँ के लोकल आइड, उनको नॉटिंग हिल इसलिए पसंद आता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो सिटी साइड है ना, वो बहुत हौच पौच हो जाती है, जो सेंट्रल लंदन था। और ये वाली साइड जो है, ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ लंदन सेंटर ओनली, मगर ये थोड़ा शांति वाला है, ब्यूटीफुल से यहाँ पर चीज़ें हैं, गलियाँ हैं, घर है। तो बस हाथ पकड़ो और बस नापते रहो, गलियाँ नापते रहो, लोगों को देखते रहो। अब जो काम लोकलाइट्स को पसंद है वो तो आपको ट्राई करना ही चाहिए, तो बस हमने भी फिर वही किया, नॉटिंग हिल्स की गलियों को घूमना शुरू कर दिया। और आज हमसे मिलने हमारी एक फ्रेंड आई थी, तो हमने कहा भैया तुम भी नॉटिंग हिल आओ और साथ में यहाँ की गलियों को नापते हैं। तो भाई हम लोग मेट्रो पकड़ के निकल आए हैं एक सोहो जाने के लिए, जहाँ पर एक मिल्क केक बड़ा फेमस है। और जब रास्ते में चल रहे हैं ना, तो पहले तो मुझे लगा इक्का दुक्का, फिर देखा कि पीछे सारे टेंट लगा के, जो भी होमलेस लोग हैं यहाँ के लंदन के, उन्होंने यहाँ पे अपने टेंट लगा रखे और यहाँ पे आके सो रहे हैं। तो ये कल्चर अभी तक लंदन में नहीं देखने को मिल रहा था, पर यहाँ आके देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो ऐसे अपनी रात गुजार रहे हैं यहाँ टेंट बना बना के। तो ये साइड ऑफ लंदन थोड़ी अभी तक छुपी हुई थी हमसे, अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रही है। हमारे सोहो आने का मेन रीजन है आलिया भट्ट, कैसे आपको अभी पता लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको डिजर्ट खाने का मन है और आपको एक ऐसी जगह जाना है जो वाकई में बहुत वायरल है, तो आप भी आंख बंद करके यहाँ पर आ जाना। और यहाँ पर वैरायटी इतनी है कि आप चूज करने में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जी हम एक अच्छी सी स्वीट डिश खाने आ गए हैं, और उस स्वीट डिश बोले तो डेजर्ट का नाम है मिल्क केक, जो फेमस हुआ है इंडियंस में आफ्टर आलिया भट्ट। आलिया भट्ट से किसी ने पूछा कि आपकी कोई फेवरेट किसी डेजर्ट क्या है, तो उन्होंने बोला कि लेटो करके एक कैफ़े है लंदन में, वहाँ का मुझे मिल्क केक बहुत पसंद है। तो ये मिल्क केक की दुकान जो है भाई, ये इतनी फेमस हो गई है इंस्टाग्राम पे कि जितने भी, अगर आप कोई लंदन आ रहा है तो जितने भी आप इंस्टाग्राम के रील्स देखोगे ना, तो उसमें ये मिल्क केक है ही। तो हमने सोचा कि ये भला है क्या, एक बार हम भी जब आए हैं लंदन तो इस भला को हम भी खा लें। इसलिए अब ये खाने हम आ गए हैं, एक लेटो करके ये शॉप है जो कि पड़ती है सोहो एरिया में। तो हमने ऑर्डर कर दिया है लेटो का मिल्क केक, वो भी सैफरन फ्लेवर है। मुझे आइडिया नहीं कि अब इसकी कॉस्ट वगैरह क्या होगी, क्योंकि जो दीदी ने मेन्यू कार्ड दिया था वो सिर्फ ड्रिंक कार्ड दिया था, ड्रिंक मेन्यू था वो। जिस हिसाब से भीड़ है, वाइब है, जब मैंने ड्रिंक कार्ड देखा था तो इसमें एक नॉर्मल पानी भी 6 पाउंड का था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होगा सिर्फ 15-16 पाउंड का तो वो होगा, बट जितने का भी होगा या टेस्ट कैसा होगा वो आपको ज़रूर बताऊंगी। मैं इसकी एक बाइट ले चुकी हूँ, और जो फर्स्ट बाइट में मेरा जो फ्लेवर आया, और फिर मैंने नहीं बताया अरुण को, और फिर मैंने अरुण को खिलाया। फिर मैंने अरुण से पूछा कि क्या लगा, तो हम दोनों का सेम आंसर था कि ये लगी रसमलाई। और ये इसका जो नीचे का जो टेक्सचर है ना, ये बिल्कुल ये रसमलाई जैसे, बट रसमलाई को थोड़ा और सॉफ्टर कर दोगे ना अगर आप, और आप ये देखो ये रसमलाई की तरह ही है क्योंकि ये दूध वगैरह से बनी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि सॉफ्टर वर्जन ऑफ रसमलाई ही खा रहे हो। तो इंडिया में तो भैया हम इसको बोलते हैं रसमलाई, यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन में बोलते होंगे मिल्क केक। तो मेरे को टू बी वेरी फ्रैंक
सब वाव नहीं लगा, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा। हाँ, अच्छा है क्योंकि रसमलाई अगर आप इंडिया में भी अगर आपको अच्छी लगती है, जो हमारा देसी फ्लेवर है वो अच्छी तो लगेगी आपको, तो ये सेम वैसा है। अब ये वर्थ द हाइप, मतलब अब ये वो वाली बात होगी ना कि प्राइस किसका है, तो मेरे को खुद को वो हो रहा है कि कितने की होगी ये रसमलाई, तो प्राइस के हिसाब से बताऊंगी कि वर्थ थी हाइप या नहीं थी। बट वैसे मीठे में तो सही है यार। तो इस बिलायती रसमलाई का हम दोनों ने बड़े प्रेम से मजा उठाया, क्योंकि स्वाद तो ये थी, लेकिन जब बिल हाथ में आया तो सच्चाई हमारे मुंह से निकल ही गई। तो अभी जब मैंने और गगन ने मिलके खाया तो हम दोनों ने बोला, जैसे गगन बता रही थी कि भाई ये तो रसमलाई है, फिर हम दोनों डिस्कस किया ऐसा भी हो सकता है कि आलिया भट्ट ने कभी रसमलाई अच्छी खाई ना हो। जब यहाँ के उसने खाया तो उसे लगा भाई क्या टेस्ट है ये, तो हम जैसे लोग जो रसमलाई बचपन से पेलते आ रहे हैं, इट वॉज वेरी गुड केक। मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि अच्छा नहीं था, पर रसमलाई वाला ही स्वाद था। और कॉस्ट के हिसाब से कॉस्ट थी 13 पाउंड। 13 पाउंड का मतलब है कि आप 13 गुणा 125, अब आप कैलकुलेट करो कि 1500 रुपये के आसपास वो एक पेस्ट्री का पीस था, केक का पीस था। 1500 रुपये में तो रसमलाई इतनी आ जाएगी भाई, छक्के महीने भर खा लो तुम रसमलाई। इट वॉज ए वेरी गुड केक, पर कॉस्टली ऑफ कोर्स लंदन के हिसाब से काफ़ी कॉस्टली है। गगन का कहना है कि भाई वर्थ नहीं है, अगर आपने बहुत अच्छी रसमलाई खाई है तो फिर कुछ और ट्राई कर लेना, ये तो रहने ही देना। पर अगर आपको मन है कि भाई अगर एक हीरोइन ने एक रिकमेंडेशन दी है तो रिकमेंडेशन, बट ये मत खाना, मेरे को तो इतना अच्छा लगा। 1500 रुपये में वर्थ तो नहीं लगी मेरे को। 1500 कन्वर्ट करके वर्थ तो नहीं लगेगी, पर अगर आपको वो रिकमेंडेशन ट्राई करनी हो जो एक आलिया भट्ट हीरोइन का फेवरेट है तो ट्राई कर सकते हो आप, ये हम आपसे ज़रूर कह सकते हैं। पर चलो हम चलते हैं अपने सफ़र में आगे की, और आपको लंदन के खाने से लेके, पीने से लेके, घूमने की सारी चीज़ें दिखाते हैं। इस दुनिया के किसी भी कोने में आप पहुंचो, आपको दो चीज़ें ज़रूर नजर आएंगी, पहला लिटिल इंडिया और दूसरा लिटिल चाइना। तो ये है लंदन का लिटिल चाइना। यहाँ पर आके आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लंदन छोड़कर बिना पासपोर्ट वीज़ा के चाइना में लैंड कर चुके हैं। भाई लेटो से 5 मिनट आगे चले और ऐसा लगा कि लंदन क्रॉस करके हम तो कहीं चाइना में पहुंच गए हैं। ये देखो ऊपर पूरी की पूरी जो डेकोरेशन हो रखी है फुल चाइनीज़, जितने रेस्टोरेंट है उन सब के नाम चाइनीज़, उनका क्यूजीन चाइनीज़। तो हम आ गए हैं चाइना टाउन लंदन के अंदर। हर जगह दो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं, लिटिल इंडिया और चाइना टाउन। यहाँ का भी एक लिटिल इंडिया है जो हम आपको दिखाएंगे आगे आने वाले व्लॉग में। जो लिटिल इंडिया है आपका, जहाँ पर सारे ही इंडियन रहते हैं, वो लिटिल इंडिया को मेन इंडिया ही बना लिया है। और ये है यहाँ की चाइना टाउन मार्केट, जहाँ पर सब कुछ आपको एकदम चाइनीज़, वियतनामीज़, जापानीज़, वैसे ही कल्चर, वैसे ही फूड, वैसे ही डेकोरेशन और वैसे ही लोग, क्योंकि ये जगह है ही उन लोगों के लिए। तो वो आके यहाँ पर अपना मस्त खाना पीना खा रहे हैं। यस। और भाई शाम को प्रॉपर ऐसा माहौल बन गया यहाँ पे, आज मज़ा आ गया। अब लग रहा है कि भाई फ्राइडे इवनिंग चल रही है और सारे लोग लंदन की गलियों में उतर आए हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये प्रॉपर मेन गेट लगा रखा है चाइना टाउन का, क्या सही लग रहा है यार। लंदन के अदर पार्ट्स घूमने के बाद हम दोनों को लगा कि भाई आज तो फ्राइडे है, और फ्राइडे इवनिंग पर थेम्स नदी यानी सेंट्रल लंदन में क्या माहौल होगा ये तो हमने देखा ही नहीं। तो बस फिर क्या था, हम दोनों ने सरपट दौड़ लगाई और पहुंच गए थेम्स नदी। अभी हम पैदल पैदल थेम्स रिवर के साथ साथ चल रहे थे, तो साइड में कुछ लोगों ने बड़ा अच्छे से म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है और सालसा डांस चल रहा है। तो भाई फ्राइडे नाइट इतने मज़े में मना रहे हैं कि क्या ही कहने। तो उनको आप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन है। यू डोंट हैव टू बी अ प्रो इन सालसा, पर आपको वाइब लेनी है और आपको उनके साथ मिक्सअप होना है, वो लोकल एक्सपीरियंस लेना है, तो आप भी सालसा डांस कर सकते हैं। तो शाम को फ्राइडे की आप थेम्स नदी के आसपास घूमते फिरते आ जाना बिग बेन की तरफ, आपको कोई ना कोई ग्रुप सालसा करता हुआ दिख जाएगा। ये एक कल्चर है यूके का, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था जब थोड़ा बहुत मैं भी रिसर्च कर रहा था। हमारी मेन रिसर्चर तो गगन है, पर कभी कभी छोटी मोटी चीज़ें मैं भी देख ही लेता हूँ कि कुछ इत्तू सा मुझे भी पता ही हो। तो ये मुझे पता था कि ये सालसा होता है थेम्स के किनारे पे। तो आज लंदन में हमारा 5वां दिन है, और सेंट्रल लंदन एक्सप्लोर करने के बाद हम आपको लेकर चलते हैं हमारे एक, चलिए आपको सीधा उनसे मिलवाते ही हैं। तो आपको लंदन के आइकॉनिक स्पॉट्स तो हम दिखा रहे हैं, हिडन जेम्स भी दिखा रहे हैं, पर आपको अब एक ऐसा एक्सपीरियंस कराते हैं जो मैंने शुरू में बोला था कि आपको एक ब्रिटिश घर के अंदर लेके जाऊंगा। घर में अंदर जाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ।
2017 की बात है, मैं और गगन गुजरात के गिर में घूम रहे थे। हम वहाँ पर एक बुजुर्ग अंकल और आंटी से मिलते हैं, 2 घंटे बात करते हैं और वो हमारे दोस्त बन जाते हैं। और आज 2026 और मैं उन्हीं के घर आया हुआ हूँ। तो जो आप मेरे पीछे ये घर देख रहे हो, ये दद्दू और दादी का घर है। समय के साथ साथ अब दादी तो नहीं रहे, पर दद्दू हैं अभी भी घर के अंदर। अभी इनके घर में रिनोवेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि ब्रिटिश का जो घर होता है, टिपिकल घर, अच्छा गार्डन वाला, वो कैसा दिखता है। तो ये ऐसे चलूंगा, हाँ ऐसे, ये मैं एंट्रेंस कर गया हूँ अंदर घर के अंदर। अभी तो इन्होंने कारपेट पूरा ऐसे बंद किया हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो पूरा वुडन फ्लोरिंग कर रखी है। ये घुसने का एक रास्ता है। जनरली यहाँ पर एक ना मेन घर में जाने से पहले एक एरिया छोड़ के रखते हैं, क्योंकि ठंड के लिए 2 गेट बनाते हैं कि एकदम से पहली वॉल ना आ जाए हमारे घर की तरह। तो आप जैसे अंदर यहाँ पे आते हो, ये हमारा बेडरूम था जिसमें हम अभी, मैं और गगन सो रहे थे। और जो इम्पोर्टेंट आदमी है जिससे मुझे आपको मिलवाना है, वो है हमारे दद्दू। तो 2017 से दद्दू और हम टच में हैं। और जब हम लंदन में थे, दद्दू ने बोला था कि यू कांट लीव लंदन विदाउट मीटिंग अस। तो हमने सोचा कि क्यों ना दद्दू के घर आया जाए। अभी पूरा दद्दू रिनोवेट करवा रहे हैं घर, एकदम ऐसा ताजमहल बनवा रहे हैं। यहाँ पर एक और अंदर बेडरूम है, आप जाओगे, ये पूरा किचन है दद्दू का, एकदम बड़ा सा किचन। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो हमें बड़ी अच्छी लगी, वो जो जनरली इंडियन घरों में नहीं होती, तो 2 चीज़ें हैं। पहला, ये वाला कमरा, इसे बोलते हैं समर हाउस। समर हाउस क्यों? क्योंकि पूरा ऊपर से ग्लास वॉल है, यहाँ धूप कम पड़ती है, पर जब धूप पड़ती है तो ये उस धूप को कंजर्व करके रखना चाहते हैं, तो इसीलिए ग्लास का कमरा कंसील कर लिया है, ताकि जो भी धूप और गर्मी हो वो यहाँ रुक जाए। और फिर जो इंटरेस्टिंग जगह है वो है ये घर के अंदर ये बड़ा सा गार्डन। अभी ऑफ कोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको ऐसे टूटा हुआ सा दिख रहा होगा, पर जो एक सपना नहीं होता, घर के बाहर गार्डन, गार्डन में झूला, टू गुड यार, मतलब मजा आ गया। आपको कैसा लगा घर, एटलीस्ट ये कमेंट करके बताओ जरूर। आसपास देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, हर घर एकदम एक दूसरे का आइडेंटिकल बनाते हैं, ताकि वो गली सुंदर लगे देखने में, वो मोहल्ला सुंदर लगे देखने में। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है यार। तो आज की इस कहानी से सिर्फ इतना ही। अब आपसे अगली कहानी में मुलाकात होगी, लेकिन ये कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए, आप भी घूमते रहिए, फिरते रहिए और मौज बनाते रहिए। और जैसा हम हमेशा कहते हैं, टू ऑल द वेजीज, कीप वॉन्डरिंग। सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी।